हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मॉडल पेपर सेकंड। इसके अंदर भी हम खंड ए को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। वापस बोल रहा हूँ, मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। रक्त वाहिनियाँ होती है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं धमनी और एक हम पढ़ते हैं सीरा। एक रक्त वाहिनी होती है जिसे हम बोलते हैं केशिका। धमनी भी होती है, सिरा भी होती है, और धमनी और सिराओं से छोटी छोटी ट्यूब निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केशिका। तो यहाँ पे पूछा है कि कम व्यास की रक्त वाहिनी, धमनी और सिरा से भी छोटी, मतलब सबसे छोटी, इसका मतलब उसका व्यास क्या होगा, कम होगा। तो केशिका है वो होती है सबसे कम व्यास की, तो केशिका है ना, इसका व्यास होता है सबसे कम। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। न्यूरॉन की आप स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे ये एक न्यूरॉन है और यहाँ पे इसकी बना देते हैं हम सिनेप्टिक गुंडियाँ, इस टाइप के। ठीक है, सेकंड न्यूरॉन यहाँ पे बना देता हूँ, ये रहा न्यूरॉन। ये दो न्यूरॉन है, ये बना रहा हूँ दुर्मी का। यह दुर्मी का है जो रासायनिक आवेगों को ग्रहण करती है। यह संरचना है जिसे हम बोलते हैं कोशिका काय। कोशिका काय जो रासायनिक आवेग जो होता है, दुर्मिका तो रासायनिक आवेग को ग्रहण करती है, और कोशिका काय रासायनिक आवेग को विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है। विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है। यहाँ से सूचना तंत्रिका से होते हुए सिनेप्टिक गुंडियों के पास पहुंचती है, और सिनेप्टिक गुंडियाँ इस आवेग को वापिस रासायनिक आवेग में कन्वर्ट करती है। तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में यहाँ का जो रिक्त स्थान है ना, इस गैप को बोलते हैं हम सिनेप्स। एक तंत्रिका के अंदर जो आवेग जाता है वो तो जाता है विद्युत की फॉर्म में, और दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं सिनेप्स। इसके अंदर आवेग आता है वो आता है रसायन की फॉर्म में, रासायनिक आवेग आता है, और नई तंत्रिका कोशिका की दुर्मिका इसको वापस ग्रहण करती है, और यह कोशिका का इसे वापस विद्युत आवेग में कन्वर्ट करता है, और तंत्रिका के अंदर जो आवेग का संचरण होता है वो विद्युत की फॉर्म में होता है। आगे क्वेश्चन करते हैं हम, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन देखना है यहाँ पे, इंसुलिन। ये तो मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है, जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, ताकि लीवर में जाकर के वो स्टोर हो जाए। तो इंसुलिन का तो काम होता है रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। यह तो मनुष्य के शरीर में स्रावित होता है। थायरोक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन होता है, ये मादा के अंडाशय से स्रावित होता है। साइटोकाइनिन, ये है पादप हार्मोन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का वैसे कार्य क्या होता है, तो साइटोकाइनिन का कार्य होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये पादप के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये कार्य है साइटोकाइनिन का। क्वेश्चन नंबर 4, मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्रों का संयोजन, तो XX गुणसूत्र होता है, इसका मतलब पुत्री। OY, XO और एक होता है XY। टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए। XX तो का मतलब होता है पुत्री और XY का मतलब होता है पुत्र। तो यहाँ पे देखना आप, XY जो गुणसूत्र है ये अंकित करता है पुत्र को, कि भाई Y गुणसूत्र होता है ना, Y गुणसूत्र है ना, वो निर्धारित करता है कि लड़का होगा, और यदि दोनों ही X गुणसूत्र हों इसका मतलब है पुत्री होगी, लड़की होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा XY। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को
उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो उत्तर होगा इसका फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी से दुगुनी दूरी का मतलब हो गया, हमने कल मॉडल पेपर फर्स्ट हल किया, उसमें हमने बात की है कि R इज इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, इसका मतलब है कि फोकस दूरी को दुगुनी करने पर आपके पास आती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का मतलब हो गया, हम बात करेंगे वक्रता केंद्र C की, वक्रता केंद्र C की। ठीक है, देखिएगा आप, हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, पूरी की पूरी बात हो रही है उत्तल लेंस पर। ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O, और प्रकाशीय केंद्र O से होकर जाती है मुख्य अक्ष। इसमें होते हैं दो फोकस, जैसे ये f1 है, ये हो गया f2, और ये 2f1, ये 2f2। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी ये होती है फोकस दूरी, इधर भी होगी उधर भी होगी। लेकिन उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और हमें नियम होते हैं इसमें कि जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दो होती है, ये तो होगी राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की जो फोकस दूरी होती है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ जो भी वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं हम ऋणात्मक, और राइट साइड की तरफ जो भी वैल्यू लेंगे वो लेंगे धनात्मक। उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबकी फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। इसका मतलब उत्तल लेंस की बात हो रही है तो हम इधर वाली फोकस दूरी लेंगे, इधर वाली फोकस दूरी काउंट करेंगे। ठीक है, बिंब किधर होगा? लेफ्ट साइड के अंदर। हमें क्या बोल रहा है ये कि वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब, तो जब ना फोकस दूरी से डबल दूरी पर, मतलब फोकस दूरी से दुगुनी करने पर हमें प्राप्त होगा वक्रता केंद्र 2f1। यहाँ पे यदि बीम रखूंगा मैं तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, मतलब C पर बीम होगा तो प्रतिबिंब C पर बनता है। आकार में भी वो क्या होता है? समान होता है। कि जो रेखा चित्र दिए हुए हैं ना बुक के अंदर, वो आप देखोगे ना कि जब 2f1 पर बीम रखा है, वो प्रतिबिंब 2f2 पर बन रहा है, उस कंडीशन में हम देखेंगे आकार हमें समान दिखाई देगा। लेकिन फोकस दूरी उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण हो तो धनात्मक होती है, तो हम फोकस दूरी कौन सी लेंगे? राइट साइड की तरफ, क्योंकि राइट साइड की तरफ ही पॉजिटिव साइन आता है, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव साइन आते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण? तो उत्तर होगा समजन क्षमता। समजन क्षमता की डेफिनेशन ही है ये। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। एक प्रतिरोध बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये मान लीजिए एक प्रतिरोध है R, इसके हमें करने 5 बराबर हिस्से, 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गए 5 हिस्से, मतलब 1 का 5 हिस्सा करना है। इसका मतलब प्रत्येक R/5 होगा, R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, सबको जोड़ दो R ही आएगा। प्रत्येक बराबर हिस्से में बांटना है, इसका मतलब R/5 हिस्सा हो गया। जैसे एक है 100 रुपीज है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 100 रुपीज को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 करेंगे, हो जाएगा 100। 1 है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करती है ना, आधा हो गया, ये भी आधा हो गया ना, टोटल 1। वैसे हम क्या करना है, एक प्रतिरोध R था, इसका 5 बराबर हिस्सा करने थे, 5 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो मैंने क्या किया, सब में 5 का डिवाइड कर दिया, तो R5 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 R/5 टोटल बन गया। अब हमें क्या करना है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दें। अब इनको क्या करना है? पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। पार्श्व का मतलब समांतर क्रम में। तो देखना, 1 2 3 4 5, इस प्रकार। ये हो गया पार्श्व क्रम में। तो ये भी R5 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 R5
और R5, टोटल R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे कर देंगे हम। इसको हम मान लेंगे R1 है, ये मान लिया R2 है, ये मान लिया R3 है, ये मान लिया R4 है और ये हो गया R5। तो टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यदि इनको पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं ना, तो पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या मानना है हमें, R डैश। तो पार्श्व क्रम में होता है R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R1 R2 R3 R4 R5 सब R/5 ही तो है, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। 5 चले जाएंगे ऊपर, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ठीक है, तो 1/R डैश इज इक्वल टू, नीचे तो हो गया LCM R, ये सब 5 जुड़ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। R डैश क्या हो गया R/25। अब इसमें आगे क्या बोला देखो, R/R डैश अनुपात का मान क्या होगा, तो R/R डैश का अनुपात पूछा हमें। R तो R ही रहेगा क्योंकि प्रतिरोध R था, उसको हमने 5 बराबर भागों में तोड़ा है, तो ये तो R तो R ही है, इसका कोई वैल्यू तो दी हुई नहीं है। R डैश अभी हमने निकाली है, कितनी है R/25, R/25 अभी ये निकाली हमने। तो R ये रहा, 25 चले जाएंगे ऊपर, ये नीचे आ गया R, R से R गया, तो R/R डैश कितना आ गया, R/R डैश कितना आ गया 25/1। कुल मिलाकर मैं बोल दूंगा R/R डैश कितना होगा 25 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया द, तो हो गया कंप्लीट, ये तो 25 आ गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसी धातु का बना होता है, तो बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का क्या होता है, बल्ब का तंतु बना होता है, क्योंकि कोई भी बल्ब में ये तंतु टंगस्टन का है ना, ये जैसे जैसे हीट होता है ना, वैसे वैसे क्या हो जाती है कि बल्ब से रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। टंगस्टन का जो वायर होता है ना, इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स इसका गलनांक होता है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। मैग्नीशियम का वायु में जलना, अब एक चीज याद रखना, जलने के लिए उत्तरदायी गैस होती है ऑक्सीजन O2, और आग को बुझाने का काम कौन करती है, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है, वो होती है CO2। ये बात आप याद रखना। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आग लगती है, मतलब कोई भी वस्तु जलने लगती है, और CO2 के प्रेजेंट में आग बुझ जाती है, मतलब वस्तु है वो जलनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर, तो वायु में जलाना, तो वायु में कौन सी गैस होगी तो जलाने का काम करेगी, वो होगी ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम धातु है Mg, जलाने का काम कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन O2। तो रिएक्शन क्या होगी, MgO। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2। बैलेंस करने में इतना याद रखना है कि जो परमाणु सबसे ज्यादा नंबर वाला है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन पर 2 थी, तो सबसे पहले उसको बैलेंस कर दो, ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, फिर पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हमें कि मैग्नीशियम का वायु में जलना, अपचयन, वाष्पन, ऑक्सीकरण, उद्रूपातन, तो उत्तर होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की परिभाषा, ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और ऑक्सीजन के जुड़ने से ही क्या लगेगी, आग लगेगी, वस्तु है वो जलनी प्रारंभ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6, तो इसमें आपको बतानी है सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो देखते हैं अभी
C2H5, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड C2H6 है, सॉरी C2H6 है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन हो गए 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। प्रत्येक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, ये 3 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, ये 3 हाइड्रोजन। और टोटल बॉन्ड काउंट करते हैं, सहसूचक बंधुओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 7, तो उत्तर होगा 7, ये रहा ऑप्शन नंबर ब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्कृष्ट गैस होती क्या है। तो देखना आप, उत्कृष्ट गैस, इसे हम बोलते हैं अक्रिय गैस भी बोलते हैं, और इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। कौन सी होती है अक्रिय गैस या नोबल गैस, तो जिसका ना बाह्यतम कोश या आउटर जो ऑर्बिट है, बाह्यतम कोश क्या होता है पूर्ण होता है, तो जिसका भी बाह्यतम कोश क्या होगा पूर्ण होगा, उससे हम क्या बोलेंगे उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसके के ऑर्बिट जो होता है, के कक्षक होता है, वो पूरा पूर्ण रहता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे नोबल गैस। नियोन की बात कर लो, कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 2 10, तो ये भी इसका भी क्या है बाह्यतम कोश पूर्ण है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे उत्कृष्ट गैस। मतलब ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है, उन्हें हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस या नोबल गैस। क्योंकि जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण होगा वो इलेक्ट्रॉन को देना व लेना दोनों ही पसंद नहीं करेंगे, न तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे और न ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस तत्व। और ये कभी भी क्या नहीं करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे हीलियम है, हीलियम कभी भी हीलियम 2 नहीं बनाता है, नियोन कभी भी नियोन 2 नहीं बनाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते नहीं है, न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं न ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये कभी भी बंद नहीं बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है, तो ऑक्सीजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हीलियम है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन भी नहीं होगा और CO2 भी नहीं होगा, बचा कौन हीलियम। हीलियम में क्या हो गया उत्कृष्ट गैस हो गया, क्योंकि हीलियम 2 भी नहीं बनाता है, कभी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करते हैं, कभी भी बॉन्ड की फॉर्म नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास गेहूं आम, तो घास गेहूं आम ये तो तीनों के तीनों उत्पादक हो गए। हमें आहार श्रृंखला बनानी, आहार श्रृंखला का मतलब उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। आहार श्रृंखला के अंदर ऐसे फॉर्म मिलती है आपको, ठीक है। देखना आहार श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, आहार श्रृंखला है ना, इसमें हमें देखना है कि उत्पादक, उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ हमें जाना है। उपभोक्ता भी 3 होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसके अंदर हमें देखना है जैसे घास से प्रारंभ होना है और अलग अलग जीवों तक जाना है। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है ना, इसमें घास गेहूं आम ये तो तीनों के तीनों उत्पादक हो गए। सेकंड में घास, घास के बाद में बकरी जो हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, और तृतीयक और प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर हो गया द्वितीयक उपभोक्ता जो हो गया मानव, बकरी गाय हाथी। तो इसमें तो तीनों के तीनों उपभोक्ता ही दे दी, उत्पादक तो है नहीं। घास, मछली और बकरी, यहाँ पर भी देखो घास, मछली और बकरी, यहाँ पर भी खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा है, आहार श्रृंखला नहीं बन रही है। आहार श्रृंखला भी बोल दो या फिर खाद्य, तो आहार को हम क्या बोलते हैं हिंदी में खाद्य, तो इसके लिए खाद्य श्रृंखला भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड था, जहाँ पे घास है, घास के बाद में बकरी थी और बकरी के बाद में मानव, तो ये ही खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला बनेगी, क्योंकि ये तो है उत्पादक, ठीक है। बकरी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, वो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होता है द्वितीयक उपभोक्ता, ये हो गया मानव द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये ऑप्शन होगा राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उपयुक्त होने वाला यौगिक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए वो हमें देखने। नंबर 1 पर सोडियम क्लोराइड,
नंबर 2 पर सोडियम कार्बोनेट, नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट और नंबर 4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड होता है, वो होता है नमक, NaCl, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट है ना, वैसे तो इसमें उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले यौगिक का नाम, इसमें कौन आएगा, मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट। तो आंसर तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट को तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम में लेते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये होता है बुझे हुए चूने का फॉर्मूला। बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। जैसे हम इसके अंदर वाटर मिलाते हैं तब बनता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब CO2 के साथ में कराई जाती है तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसका उपयोग होता है दीवारों पर सफेदी करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, तो उत्तर होगा सोडियम कार्बोनेट। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन के मुख्य रूप से 2 एग्जाम्पल है, एक तो बुक में दिया हुआ है हाइड्रा, और सेकंड एग्जाम्पल होता है इसका हिस्ट। 2 एग्जाम्पल हमें याद रखते, अमीबा, हिस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो उत्तर हो गया हिस्ट। मुकुलन क्या होता है, इसमें शरीर के बाहर एक अतिवर्धी का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मुकुल। जैसे मान लीजिए हाइड्रा आप देखते हो, या मान लो कि ये हिस्ट है, तो हिस्ट के बाहर क्या होगा, एक अतिवर्धी निकलेगी जिसे हम बोलेंगे मुकुल। और यह क्या होगा, जनक के शरीर से लगातार क्या करेगा, भोज्य पदार्थ प्राप्त करता जाएगा, और जब यह जनक के समान आकार का हो जाता है तब जनक के शरीर से पृथक होकर के नए जीव का निर्माण कर लेता है, और फिर जनक के समान ही नई संततियां उत्पन्न करता है। तो यह प्रक्रिया होती है मुकुलन। विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन में आप देखेंगे ओस्टर्ड, ये इसका आंसर है। न्यूटन तो साइंटिस्ट है, और उसके अलावा फेराडे, ये भी साइंटिस्ट का नाम, मैक्सवेल, ओस्टर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ओस्टर्ड होगा। मैक्सवेल का अलग नियम है, फेराडे 10th में नहीं है अभी। न्यूटन की बात करें तो 9th में हम न्यूटन के बारे में अलग अलग डेफिनेशन पढ़ के आते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, वो पूरे न्यूटन की बारे में बात हो रही है, उसमें बल का मात्रक भी हम न्यूटन ही बोलते हैं। तो ये तो ए खंड के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेनली, MCQ टाइप, रिक्त स्थान, फिर अति लघुरात्मक प्रश्न। तो एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हृदय एक पेशी ऊतक है जो हमारी ब्लैंक के आकार का होता है, तो बंद मुट्ठी के आकार का। हृदय की जो शेप होती है वो होती है बंद मुट्ठी के आकार की, ठीक है, तो बंद मुट्ठी के आकार की। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड का फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें हम बोलते हैं धावानिक या फिर सोनोरस। धावानिक या फिर क्या बोलते हैं, सोनोरस। जैसे स्कूल के अंदर जो बेल होती है ना, वो क्या होती है, धातु की बनी होती है, जैसे लोहे की। तो लोहे पर आप जब किसी चीज से हिट करते हो तो वो आवाज करती है ना, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जनन में तो आधार क्या होगा, जैव विकास। आधार होगा वो होगा जैव विकास। जैव विकास बोल दो क्योंकि विभिन्नताएं है ना लंबे टाइम तक एकत्रित होती जाती है, लाखों वर्षों तक ये विभिन्नताएं एकत्रित होती है, तब जाकर के एक नए जीव का निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं जैव विकास। आगे देखना, शुक्र का वायुमंडल प्लैंक के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। तो इसका आंसर है ना, ये NCERT के अंदर, वैसे सब चीज NCERT में गिवन है, लेकिन ये NCERT के अंदर है ना येलो कलर के डब्बे के अंदर पैक है, मतलब उसमें लिखा हुआ है। क्या है इसका आंसर, अस्टोसफोर सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। किसी लेंस की समता उसकी ब्लैंक का व्युत्क्रम होती है। तो लेंस समता किसकी व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी की। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P = 1/f, कि लेंस समता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के ब्लैंक दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो इसका आंसर बोलना है हमें विपरीत। समझ नहीं आया होगा तो ये देखना, एक कोई भी सर्किट है, परिपथ है, उस परिपथ में आप देखोगे
जैसे मान लीजिए ये बल्ब यहाँ पे ज्वाइंट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया, जो लंबी लाइन दिखाई दे रही होगी इसे हम बोलेंगे धन टर्मिनल प्लस, और छोटी वाले को बोलेंगे ऋण टर्मिनल। ये मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है और ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं माइनस से प्लस की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा तो ये हो गई माइनस से प्लस, और इलेक्ट्रॉन का जहां पर प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, धारा होती है प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा में, दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा को धारा की दिशा माना जाता है। जीवाणु और कवक मृत जैव अवशेषों का रिक्त करते हैं, जैव अवशेषों का रिक्त करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अपमार्जन। जीवाणु और कवक, याद रखना आप सब कि जीवाणु और जो कवक होते हैं, ठीक है, इन दोनों को बोला जाता है अपघटक, अपघटक, अपघटक बोल दो या फिर अपमार्जक बोल दो, क्योंकि दोनों के पीछे क है, ये याद रखना आपको। अपघटक को अपमार्जक बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपमार्जन, अपमार्जन मतलब अपघटन। तो जो अपघटक होंगे जैसे जीवाणु और कवक अपघटक हैं, ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। जो भी सड़े गले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, अपघटन का काम होता है इनका। अब सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, अब आता है थर्ड, अति लघुरात्मक प्रश्न। इसमें देखेंगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, तो इसका आंसर देखो क्या होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, क्योंकि जो अम्ल होता है वो जल के अंदर, अम्ल है वो जल में H+ आयन देता है, या फिर बोल दो हाइड्रोनियम आयन, H3O+ आयन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल जल में H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है, जिससे क्या होता है कि धारा का चालन आसानी से हो पाता है, ठीक है। और इसी बात करें हम, तो जो क्षार होते हैं ये क्या करते हैं, ये जल के अंदर OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल धारा के चालन करते हैं क्योंकि अम्ल जल के अंदर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जिसके कारण धारा की चालकता, धारा आसानी से प्रवाहित हो पाती है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आपको याद रखना है, एक तो है सोना, गोल्ड, और एक इसका उत्तर होगा प्लेटिनम, क्योंकि ये बहुत ही, ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती है, मुक्त अवस्था में मिलती है। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है हमें, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन होता है 6 नंबर पर, के कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और अल कक्षक में है 4 इलेक्ट्रॉन। इनको काउंट कर लो, 4 2 6, तो जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, 6 ही हमने फिल किए। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8 नंबर पे आता है, के में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और अल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं ना, तो उसके अंदर केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ताकि काउंटिंग में इलेक्ट्रॉन को जब काउंट करते हैं हम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें दिक्कत ज्यादा ना हो। जैसे कार्बन है और CO2 की संरचना बनानी है हमें, तो कार्बन हो गए और 2 ऑक्सीजन है, एक इधर लिख देता हूँ ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन लिख देता हूँ। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के 4 और ऑक्सीजन के भी 6, इतना याद रखना, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने, 2 3 4 5 6, 2 3 4, 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को डॉट से और ऑक्सीजन को क्रॉस से बताया है, ताकि अभी काउंट करो ना मैं टोटल ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो आसानी रही, क्योंकि अल ऑक्टेट को कंप्लीट करना है ताकि इसमें 8 हो जाए, और इसको भी पूरा फिल करना है। ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट करते हैं ताकि ये इस तत्व को प्राप्त कर लें, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लें स्टेबिलिटी के लिए।
इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, हो गए 8। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, हो गए इसके पास भी 8। कार्बन के पास 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो साझा करेगा वो ऑक्सीजन की, और 2 लेगा इस ऑक्सीजन की, तो टोटल इसके पास भी कितने हो गए, 4 और 2 और 2 6 8। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन से भी एक, इन 2 इलेक्ट्रॉन से भी एक, कुल मिलाकर के इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। ये तो होगी CO2 की संरचना, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक चीज सोचना आप, मैंने यहाँ पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और यहाँ पर भी 2, उसका क्या कारण था, क्योंकि एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे परमाणु भी उतना इलेक्ट्रॉन साझा करता है, और साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। जितना कार्बन इलेक्ट्रॉन साझा करेगा उतना ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, तब जाकर के इनके बीच में सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्रियात्मक समूह है, कीटोन का अनुलग्न क्या होगा। अनुलग्न होता है, अनुलग्न का मतलब होता है जो पीछे जुड़ता है, तो पीछे जुड़ने वाला होता है ना, वो होता है अनुलग्न। ठीक है, तो कीटोन, तो नाम के पीछे देखो क्या होता है, कीट प्लस ओन, कीटोन बन रहा है ना, इसके नाम के पीछे क्या आ रहा है, ओन आ रहा है ना, तो इसका अनुलग्न क्या हो गया, ओन। आगे देखना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता क्या है, पहले तो ये देखिए आप, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। इसमें एक तो आता है मस्तिष्क और एक आता है मेरु रज्जु। ये दोनों मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। इन दोनों का मुख्य क्या कार्य होता है, इन दोनों का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये दोनों ही शरीर में जो भी आवेग आ रहे हैं, जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, जो उद्दीपन आ रहे हैं, उनके प्रति निर्णय लेती है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य होता है कि शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करना। एंजियोस्पर्म पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं, तो एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं या जो पौधे होते हैं, और में आप एक चीज याद रखना कि एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म पादप वो होते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं, और पुष्प के अंदर ही पादप की जनन संरचनाएं मिलती है या जननांग मिलते हैं। ठीक है, तो पुष्प के अंदर क्या मिलते हैं, पुंकेसर मिलता है जो नर भाग होता है, और एक मिलता है स्त्री केसर जो होता है मादा भाग। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें उत्तर होगा पुष्प में पाए जाते हैं। फोकस दूरी को परिभाषित करें। देखो, लेंस के लिए फोकस दूरी पूछे या दर्पण के लिए फोकस दूरी पूछे, दोनों में आपको इतना याद रखना है, जब लेंस की बात हो तो हमें लिखना है कि भाई लेंस के लिए, और दर्पण में तो दर्पण को नाम प्रदर्शित करना जरूरी है। एक और चीज बताता हूं आपको, जैसे दर्पण होता है ना, तो दर्पण में तो होता है परावर्तन, और लेंस में आप देखोगे तो प्रकाश की किरणें होती है अपवर्तित, तो वहां पे मिलेगा आपको अपवर्तन। ये बात याद रखना। तो जो भी आप फोकस दूरी के डेफिनेशन बनाओ, जैसे हम बोल सकते हैं फोकस दूरी के लिए कि ध्रुव व मुख्य फोकस अफ, ये होता है मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस अफ के बीच की दूरी। लेंस की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस के बीच की दूरी। ठीक है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी। अब मान लीजिए लेंस है, तो लेंस भी उत्तल व अवतल होते हैं, तो लेंस में तो F1 F2 2 होते हैं, तो किसको प्रदर्शित करेंगे, तो अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस की बात करें या उत्तल की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण है तो इनकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। तो आपको देखना है कि ऋणात्मक होती है लेफ्ट साइड, तो अवतल के लिए हम बोलेंगे F1 फोकस, और उत्तल की बात करें तो यहाँ पे धनात्मक साइड है वो होती है राइट साइड, तो राइट साइड की तरफ होता है F2, उसको बोल देंगे मुख्य फोकस। तो डेफिनेशन आपको जोड़ के बना सकते हो। ठीक है, और वैसे आप यदि लाइन बनाना चाहते हो तो क्या बोलोगे, जैसे मान लो लेंस के लिए तो आप बोलोगे कि किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जब तक अवतल व उत्तल नहीं बताया गया है। अवतल उत्तल बता दे तो आप F1 F2 बता सकते हो। बस इतना याद रखना कि F1 क्यों बोला, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव मिलता है, तो लेफ्ट साइड की तरफ F1 हो गया। और उत्तल क्यों बोला, क्योंकि राइट साइड की तरफ क्या होता है, F2 होता है। जैसे ये हो गया उत्तल लेंस, ऐसे यह प्रकाशिक केंद्र O हो गया,
ये हो गया F1, ये हो गया F2। तो उत्तल में तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइड होती है ये, तो इधर वाली फोकस को हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है? तो कोई भी लेंस है उसकी दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होगी? तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां बराबर होगी जब एक समान माध्यम हो, माध्यम एक समान हो और दोनों की वक्रता त्रिज्या भी क्या हो, समान हो। वक्रता त्रिज्या मतलब 2f1 और 2f2 दोनों बराबर है। 2f1 और 2f2 दोनों जो वक्रता त्रिज्या है, 2f1 हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 2r1 और r2 दोनों इक्वल है, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। और 2f1 इज इक्वल टू 2f2 का मतलब हो गया कि वक्रता के अंदर c1 और c2 दोनों बराबर हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, माध्यम समान हो गया और वक्रता त्रिज्या समान होगी, तो हम बोलेंगे फोकस दूरी समान है। ठीक है। जैसे आपको पता है r बराबर होता है 2f, दोनों चीज़ों को इक्वल करना है, तो फोकस दूरी इक्वल कब होगी, जब वक्रता त्रिज्या इक्वल है। r1 बराबर 2f है, r2 बराबर भी 2f है, तो मैं बोल सकता हूँ r1 इज इक्वल टू r2 बराबर है, तो 2f और 2f 2 से 2 कैंसिल, तो फोकस दूरी भी क्या आ गई, फोकस दूरी भी क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है। तो दोनों r1 r2 बराबर है, तो 2f1 और 2f2 2 से 2 कैंसिल हो गई, तो फोकस दूरी भी बराबर आएगी जब वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। ऐसे देख लो, आपको पता है r बराबर 2f है, मैं कह रहा हूँ कि r1 है 2f, r2 है 2f2, या फिर ऐसे मान लो r1 इज इक्वल टू 2f1 और r2 इज इक्वल टू 2f2, तो दोनों एक इक्वल रखेंगे 1 2, तो 1 2 भी यहाँ पे कैंसिल होकर बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो लघुपतन कब होगा, जब विद्युत में तार और उदासीन तार को परस्पर संपर्क में लाया जाता है। एक तो होता है विद्युत में तार, ठीक है, और एक होता है उदासीन। दो प्रकार के तार होते हैं, इन दोनों का परस्पर संपर्क में लाओ तब लघुपतन होता है। लघुपतन का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है जब इन दोनों तारों को आप मिक्स कर मतलब दोनों तारों को आप टच करोगे ना, तब क्या होगा, लघुपतन होगा। UNEP का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। संयुक्त के लिए तो हम बोल सकते हैं यूनाइटेड, और राष्ट्रीय के लिए नेशनल, और पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट, और कार्यक्रम को बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है। तो यूनाइटेड राष्ट्रीय के लिए अन से नेशनल, इन्वायरमेंट ई, और प्रोग्राम से हो गया कार्यक्रम मतलब P, UNEP पूरा बन गया ना। यू से हो गया यूनाइटेड, तो यूनाइटेड, अन से हो गया नेशनल, और ई से हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है। और P से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब हो गया कार्यक्रम। ये लो पूरा बन गया। ठीक है, UNEP। तो सेकंड मॉडल पेपर का बी खंड संख्या ए कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब कल करेंगे मॉडल पेपर थर्ड का खंड संख्या ए। तो कंप्लीट 9 खंड ए कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में बहस है, दह खंड है ना, इसके भी कुछ टॉपिक धीरे धीरे हम कवर करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।